अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप जैसा कि देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। हम इसमें इम्यूनिटी और इम्यून रिस्पॉन्सेस और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास टॉपिक होगा वो रिलेटेड टू इम्यून रिस्पॉन्सेस होगा। ये जो टॉपिक है ये हमारे एमडी कैट के प्रिपरेशन के लिए और एमएससी ज़ूलॉजी में या बीएस ज़ूलॉजी में दो सब्जेक्ट हैं, इम्यूनोलॉजी और हीमाटोलॉजी। इन दोनों के लिए ये बड़े सूटेबल हैं, तो आप यहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा नॉन स्पेसिफिक इम्यून होस्ट डिफेंस, यानी कि नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस, ठीक है। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। माई सेल्फ इज़ प्रोफेसर कामरान सिद्ध प्राचा, और मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे इससे पहले भी कुछ वीडियो अपलोड थी, लेकिन ये स्पेशल फरमाइश पे कुछ एमएससी के बच्चे हैं, उनकी वजह से ये अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा फोकस कीजिएगा साथ साथ लेक्चर पे बेटा, साथ साथ रिवाइज होता रहे। तो देखें, रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस? एबिलिटी टू वार्ड ऑफ अ डिसीज़। किसी भी जानदार में किसी बीमारी से बचने की जो एबिलिटी होती है, या उससे निकल जाने की, या उससे अपने जिस्म से ख़त्म कर देने की जो एबिलिटी होती है, वो रेजिस्टेंस कहलाती है। यानी कि हम सब नेचुरली रेजिस्टेंट होते हैं टूवर्ड्स डिसीज़ की तरफ, और वो रेजिस्टेंस हमारी इम्यूनिटी भी कहलाती है, ठीक है। सिंपल इम्यूनिटी, हम मतलब इम्यून होते हैं डिसीज़ से, और ये इम्यूनिटी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, हेल्थ टू हेल्थ वेरी करती है। बाज़ लोगों की इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और बाज़ लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उनमें रेजिस्टेंस भी क्या होती है, डिसीज़ से कम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस है या रिस्पॉन्स है, ये नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, डिफेंस दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस। आपकी बॉडी का ऐसा डिफेंस, ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स जो कि तमाम तरह के पैथोजन के लिए एक जैसा ही, ठीक है, एक्ट करे, उसे नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। जबकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से मुराद प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजेंस, ऐसी प्रोटेक्शन जो किसी मखसूस पैथोजन से रिलेटेड हो, उसे क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक कहा जाता है। मतलब ऐसा होता है कि जो पैथोजेंस आपकी बॉडी में दाखिल होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, उनकी सरफेस के ऊपर एंटीजेंस मौजूद होती हैं, और वो एंटीजेंस आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, और आपका इम्यून सिस्टम उन एंटीजेंस के रिस्पांस में स्पेसिफिकली कुछ प्रोटीन्स बनाता है, एंड दीज प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज़। तो मतलब अगर जो पूरे का पूरा डिफेंस चल रहा है वो किसी मखसूस एजेंट के अगेंस्ट हो, तो उसे कहा जाएगा स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर पूरे का पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो जर्नली चल रहा हो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि ये कोई मखसूस बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी है, जिसके लिए भी किया जा रहा है, बट जर्नल किया जा रहा है, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे, नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सस्पेक्टेबिलिटी, बेटा सस्पेक्टेबिलिटी से मुराद वल्नरेबिलिटी होती है, यानी कि लैक ऑफ रेजिस्टेंस होता है। मतलब अगर आप में से कोई ऐसा बंदा होगा जिसमें इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो वो मोर सस्पेक्टेबल होगा टूवर्ड द डिसीज़, और जिसके अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा वो लेस सस्पेक्टेबल होगा फॉर सम डिसीज़, ठीक है। जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस होता है या स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस होता है, जो भी होता है, उसमें हम 3 लाइन ऑफ डिफेंस को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सिंपली जिस तरह आपके किसी भी मुल्क की प्रोटेक्शन होती है, जैसे कोई दुश्मन है वो अटैक कर रहा है बॉर्डर पे, तो दुश्मन पहुंच गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे। अगर वो दुश्मन बॉर्डर को क्रॉस कर आया है तो फिर वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और अगर वो दुश्मन इंटेलिजेंस की फॉर्म में आपके मुल्क में घुस गया है और कहीं जाके छुप बैठा है और बीच बीच में ख़राबी पैदा कर रहा है, तो उसे रोकने के लिए जो डिफेंस लाइन अख्तियार की जाएगी वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो मतलब फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारी कोशिश ये होगी हमारी बॉडी की कि उस पैथोजेंस को बॉडी के अंदर दाखिल ही ना होने दिया जाए। तो ये नॉन स्पेसिफिक नेचुरल बैरियर होता है विच रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। नॉन स्पेसिफिक से मुराद इट रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ ऑल काइंड ऑफ पैथोजन। कुछ स्पेसिफिक पैथोजन नहीं जिसे रोकेगा, तो ये तमाम तरह के पैथोजेंस को क्या करेगा, रोकेगा। तो मतलब आपकी बॉडी एक जनरल बैरियर प्रोवाइड कर रही है जिसकी मदद से
कोई भी पैथोजेंस आपकी बॉडी में दाखिल नहीं हो सकता। दैन उसके बाद जी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस है, ठीक है, विच प्रोवाइड रैपिड लोकल रिस्पॉन्स टू द पैथोजन आफ्टर इट हैज़ इंटर्ड द होस्ट। मतलब अगर एक पैथोजेंस आपकी बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करके आपकी बॉडी में दाखिल हो गया, मतलब टिश्यू में दाखिल हुआ है बट सेल में दाखिल नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, ये इनेट नॉन स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस दिया जाएगा, लोकल रैपिड लोकल रिस्पांस पैदा होगा जिसमें ये क्या करेगा, पैथोजन को कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जांपल आपको बुखार हो सकता है और बुखार के हाई टेम्परेचर की वजह से पैथोजन मर सकता है। फैगोसाइट्स आ सकते हैं, यानी कि मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, वो उन बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लें, या इन्फ्लेमेशन होगी, एक बाकायदा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा जिसके ऊपर उन पैथोजन्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, या इंटरफेरॉन मतलब किसी तरह की भी एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन पैदा की जाएगी जिसके नतीजे में जो वायरस है या माइक्रोब है जो आपकी बॉडी में दाखिल हुआ है उसे क्या करने की कोशिश, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो मतलब अगर जिस्म में दाखिल ही नहीं हो रहा, दाखिल होने से रोका जा रहा है, तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस रोकेगी। लेकिन अगर जिस्म में दाखिल हो गया, स्किन के थ्रू, डाइट के थ्रू, किसी भी थ्रू दाखिल हुआ है, तो उसे रोकने के लिए, टिश्यू में दाखिल होने पर रोकने के लिए जो लाइन ऑफ डिफेंस होगी वो क्या होगी, सेकंड। और अगर फ़र्ज़ करें वो टिश्यू से भी आगे बढ़ गया और आपके बॉडी के सेलों में घुस गया है, तो वहाँ पर जो लाइन ऑफ डिफेंस होगी वो क्या होगी, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होगी। तो बेटा मोस्ट ऑफ दी जो पैथोजेंस होते हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उन्हें पहले लाइन ऑफ डिफेंस में क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो ब्रीच करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, तो उन्हें सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रोक लेती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके सेल के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं, तो फिर जब सेल के अंदर दाखिल होते हैं तो फिर वो एक स्पेसिफिक पैथोजेंस होगा, तो उसके लिए जो इम्यून रिस्पांस जनरेट होगा वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस होगा, स्पेसिफिक, जिसमें होस्ट स्पेसिफिक होगा। इसमें क्या होगा, एंटीजन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस होगा, स्पेसिफिकली टारगेट और अटैक किया जाएगा इन्वेडर को जो कि घुस बैठा है किसी सेल में और ये पास्ट करके आया है किसको, फर्स्ट टू लाइन ऑफ डिफेंस को। फॉर एग्जांपल इसमें एंटीबॉडीज़ या लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। देखिए जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाइन ऑफ डिफेंस बनाई हुई है। पहली 2 लाइन ऑफ डिफेंस नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है और आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस जो सी है वो स्पेसिफिक इम्यून डिफेंस है। फर्स्ट लाइन में स्किन है जो रोक रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक में होगी। सिक्रीशन है स्किन पर, जैसे सीबम है और जैसे फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड है, स्वेटिंग होती है, या म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रीशन है जैसे सलाइवा है, गैस्ट्रिक जूस है। ये सिक्रीशन म्यूकस वगैरह ये क्या करेंगी, माइक्रोब्स को इंटर होने से रोकेंगी। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगी। फिर उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा, फैगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल वहाँ पर अटैक करेंगे, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन बनाई जाएंगी, जैसे कह लें कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है उसमें प्रोटीन्स होती हैं, इंटरफेरॉन होता है, या फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स पैदा किया जाएगा जिसमें बुखार वगैरह, रेडनेस, पेन वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी, बट उस मैक्रो जो मतलब जो इन्वेडर है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा कि लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन और म्यूकस की बात करते हैं। ये प्रोवाइड कर रही है मैकेनिकल डिफेंस। मैकेनिकल डिफेंस से मुराद फिजिकल डिफेंस, इसमें कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं है। जैसे आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह आपकी स्किन की 2 लेयर है, फर्स्ट लेयर इज़ एपिडर्मिस एंड द सेकंड लेयर इज़ डर्मिस। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में जो ये फर्स्ट लेयर है ये ऊपर वाली दैट इज़ एपिडर्मिस, ठीक है, और जो नीचे वाली लेयर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे तक जो लेयर है वो क्या, डर्मिस है। तो फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस एक मैकेनिकल डिफेंस या एक मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड करती है। कैसे, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर जो सी होती है एपिडर्मिस है, आउटर लेयर एपिथेलियल टिश्यू की, इसमें लैंगरहैंस सेल होते हैं, इसमें डेड सेल्स होते हैं जिनमें कैरोटीनिन भरा हुआ होता है और इनमें कैरोटीनिन नाम की प्रोटीन भी होती है। अब ये लैंगरहैंस सेल रोकेंगे डेड सेल्स और कैरोटीनिन जो इसमें भरा हुआ है वो वाटर प्रूफिंग कर देगा। इवन तो आपकी स्किन इंटैक्ट स्किन से पानी भी अंदर नहीं जा सकेगा, पैथोजेंस से दूर की बात है। तो इंटैक्ट स्किन से, आपकी बैरूनी स्किन से किसी पैथोजन का दाखिल होना, किसी माइक्रो ऑर्गन का दाखिल होना इम्पॉसिबल है। उसके बाद उसके नीचे क्या है, डर्मस है। डर्मस इनर लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो रेयरली इंटैक्ट स्किन में भी चले जाते हैं, मतलब इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना लेते हैं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनमें मिसाल के तौर पर हुक वॉर्म आ जाता है। ठीक है, हुक वॉर्म आपने इसके बारे में हेलिमिन्थिस के बारे में पढ़ा होगा।
ठीक है। ये हुकवाम जो हैं ये क्या करते हैं, ये हुकवाम क्या करते हैं, अपने हुक की मदद से पेनिट्रेट करते हैं स्किन को, इंटैक्ट स्किन को। और उसके अलावा कई डर्मेटोफाइट्स हैं। डर्मेटोफाइट्स स्किन लविंग फंजाई होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वो फंजाई जो कि रिंग वॉर्म कॉज करवाएंगे, वो फंजाई जो कि एथलीट फुट कॉज करवाएंगे, जैसे कैंडिडियासिस होती है, वेजाइनल थ्रश होता है। अब इनमें सारी जो कि फंजाइज हैं वो स्किन को, इंटेक्ट स्किन को ब्रीच कर रही हैं। आप जानते हैं फंजाइज में बड़ी अच्छी एबिलिटी होती है टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ज़्यादातर तो ये नॉन लिविंग के ऊपर ही अटैक करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये लिविंग टिश्यू को भी अटैक करती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जी। तो पहले स्किन था और डर्मस और एपिडर्मस की बात करें मैकेनिकल डिफरेंस में, और अब आ गया म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन लाइन करती है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनिटियो यूरिनरी और रेस्पिरेटरी ट्रैक को। ठीक है, यानी कि आपका मैदा, आपकी छोटी आंत, आपकी बड़ी आंत, आपका रेक्टम, इसोफेगस, इन सब में ये होगी और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर दाखिल होने नहीं देगी। या रेस्पिरेटरी ट्रैक में नेज़ल कैविटी है, ट्राइकी है, ब्रोंकाइस हैं, ठीक है, एल्वोलाई है, उन सब में म्यूकस मेम्ब्रेन होगी और ये उनको मतलब इन्वेड होने नहीं देगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। 2 लेयर्स हैं, आउटर एपिथेलियल होगी और इनर कनेक्टिव लेयर होगी, इसमें भी स्किन की तरह। बट एपिथेलियल लेयर यहाँ पर क्या करेगी, सिक्रीट करेगी म्यूकस को, विच मेंटेन मॉइस्ट सरफेस, जो कि सतह को मॉइस्ट रखेगी। जैसे आपकी नेज़ल कैविटी मॉइस्ट रहती है और उसमें म्यूकस सिक्रीट हुआ होता है। ऑल टू दे इनहिबिट द माइक्रोबियल एंट्री, ये माइक्रोबियल एंट्री को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। बट दे ऑफर लेस प्रोटेक्शन दैन स्किन, मतलब स्किन मोर प्रोटेक्टेड होती है, लेकिन आपकी सांस की नाली ज़्यादा प्रोटेक्टेड या आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं होता। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेटिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, वो म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, दाखिल हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर पेपिलोमा वायरस है, ट्रिपोनीमा पैलेडियम है, एंट्रोवैसिव ईसेक्रीशिया कोलाई हैं, एंट अमीबा हिस्टोलेटिका हैं। ये सारे के सारे वो हैं जो कि यूरोजेनेटल ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से आपकी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं। इन सब के अपने अपने अटैकिंग रीजन है, लेकिन ये म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, आपको अभी इन दिनों रिसेंटली कोविड-19 का जिक्र होता रहा है, तो कोविड-19 वायरस कभी भी आपकी स्किन से दाखिल नहीं होता, हमेशा आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से दाखिल होता है। तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक या उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इट ऑफर लेस प्रोटेक्शन एंड स्किन ऑफर मोर प्रोटेक्शन, इसमें मोर प्रोटेक्शन स्किन दे रही है। आगे जी, फिर मैकेनिकल डिफेंस में यहाँ पर 3rd नंबर पर लैक्रिमल ऑपरेटस आ जाते हैं। व्हाट आर लैक्रिमल ऑपरेटस? आपकी जो आइज़ होती हैं, आइज़ की जो बाहर की तरफ कह लें कि अपर आईलिड्स हैं, उनके बीच में ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम लैक्रिमल ऑपरेटस कहते हैं। एंड दीज ग्लैंड सिक्रीट टीयर्स, ये टीयर्स को पैदा करते हैं, आंसू को, और आपकी आईलिड्स उन आंसू को ऊपर से नीचे ऐसे फैला देती है। मतलब जब भी आप धूल में जाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो आपकी आंखों में डस्ट चली जाती है और पानी आने लग पड़ता है। वो पानी आपकी आइज़ को वॉश कर देता है, और आइज़ को वॉश करने के साथ साथ उसमें जो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें भी क्या करता है, वॉश आउट करता है। दैट इज़ अ मैकेनिकल डिफेंस। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शन का जिक्र नहीं किया, मैंने वॉशिंग का जिक्र किया है। इसी तरह सलाइवा वॉश करता है माइक्रोब्स को आपकी टीथ से, आपके माउथ से, म्यूकस मेम्ब्रेन से। इसी तरह म्यूकस थिक सिक्रीशन है, ये ट्रैप करती है माइक्रोब्स को, और फिर इनमें सिलियास होते हैं, वो से प्रोपेट करके भेज देते हैं कहाँ पर, इसोफेगस में। इसी तरह नोज़ हेयर हैं, नाक के बाल होते हैं, ठीक है, ये कोटेड होते हैं म्यूकस से और फिल्टर करते हैं डस्ट को, पोलन को और माइक्रोब्स को। और इसी तरह सिलेटरी ऑस्कुलेटर्स, अब आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब जो कॉलमनर सेल हैं दे सिक्रीट म्यूकस, और ऊपर जो सीलियाँ वो बीट करते हैं और म्यूकस को प्रोपेल्ड करते हैं नेज़ल कैविटी से बैक साइड में फेरिंक्स की तरह, क्योंकि फेरिंक्स की तरफ, और जो ब्रोंकाइज हैं उनमें से अपवर्ड फेरिंक्स की तरफ। तो जहाँ भी म्यूकस हो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके आपकी इसोफेगस में आ जाएगा, वहाँ से स्टमक में भेजा जाएगा, और स्टमक उन म्यूकस को क्या माइक्रोब्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा और म्यूकस को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे चलते हैं। कफिंग, खांसना आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को साफ़ करता है। स्नीजिंग आपकी नेज़ल कैविटी को मतलब साफ़ करते हैं, एक्सपेल कर देते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट को। एपिग्लॉटस जो कि मौजूद होता है लेरिंक्स के टॉप पे, ये क्या करता है, सॉल्विंग एक्शन के दौरान एपिग्लॉटस ग्लॉटिस को बंद कर देता है और एंट्री ऑफ माइक्रोब्स को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है।
इस तरह यूरिनेशन, यूरिनेट जब किया जाता है तो यूरिनरी ट्रैक यानी कि यूरेथ्रा वो क्या होता है, साफ़ हो जाता है, ठीक है, और उसमें मौजूद माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस तरह वेजाइनल सिक्रीशन, फीमेल में वेजाइनल सिक्रीशन क्या करती है, वो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कह रहा हूँ, जेनिटियल ट्रैक को साफ़ करता है, ठीक है। यहाँ तक बेटा आपका मैकेनिकल डिफेंस हो गया। अब बात करेंगे हम केमिकल डिफेंस की, ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब बारी है केमिकल डिफेंस की, कि किस तरह हमारी बॉडी जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में केमिकली डिफेंड करती है हमारी बॉडी को। तो ये भी स्किन से रिलेटेड है, म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, और लाइनिंग है आर्गन्स की जो कि मतलब मल्टीपल सिक्रीशन परफॉर्म करती हैं, एंड दीज मल्टीपल सिक्रीशन प्रिवेंट माइक्रोब्स टू इंटर योर बॉडी। जैसे सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है सीबम की। सीबम इज़ द ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेबेशियस ग्लैंड दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द स्किन। आपकी जो स्किन होती है इसके ऊपर एक ऑयली लेयर सी बन जाती है। अक्सर देखते हैं आपकी स्किन पे ऑयल सा जमा हो जाता है, ठीक है, तो कहते हैं मतलब किसी का ज़्यादा जमा होता है, किसी का कम। तो वो जो ऑयली लेयर होती है उसकी जो ऑयल जमा होता है उसे सीबम कहा जाता है, और उस ऑयली लेयर के जमा होने की वजह आपकी स्किन में मौजूद सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं। ये सिर्फ ये नहीं होती कि स्किन के ऊपर ऑयल है, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कैसे? इट कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ सर्टन पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। मतलब आपकी स्किन के ऊपर जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया और फंजाई अटैक करेंगे डस्ट से, एयर से, ठीक है, तो ये जो सीबम जमा हुआ होगा इसमें मौजूद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करेंगे, वहाँ पर उस बैक्टीरिया वगैरह के साथ रिएक्शन करके उसकी बॉडी के अंदर मतलब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब होकर उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। इसके बाद लो पीएच, स्किन पीएच यूजुअली बिटवीन 3 and 5। जो स्किन की पीएच होती है वो 3 से 5 होती है। अब ये 7 से कम है यानी कि ये एसिडिक पीएच है, और इसके एसिडिक होने की वजह आपकी स्किन के ऊपर लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड का होना है, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड कहाँ से आते हैं? ये लैक्टिक एसिड और फैटी एसिड भी सीबम के ज़रिए या स्वेटिंग के ज़रिए आपकी स्किन पर जमा होते हैं। तो ये स्किन की पीएच को कम कर देते हैं, और ये कम पीएच आपकी स्किन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है। देन उसके बाद प्रेस्पिरेशन यानी कि स्वेटिंग होना, ठीक है, प्रोड्यूस बाय स्वेट ग्लैंड कंटेन लाइसोजाइम एंड एसिड। जो आपका पसीना होता है जो स्वेट ग्लैंड पैदा करते हैं, इसका पैदा होना प्रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। और इनमें कुछ एंजाइम होते हैं जैसे लाइसोजाइम और एसिड्स वगैरह होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, जो कि आपकी स्किन के ऊपर क्या होंगे, मौजूद होंगे। देन उसके बाद लाइसोजाइम, उनकी बात की गई है कि एंजाइम दैट ब्रेक डाउन ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल, या ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। एंड फाउंड इन द नेज़ल सिक्रेशन, जो आपकी नोज़ की सिक्रेशन होते हैं उसमें, सलाइवा में, और टीयर्स में, और स्वेट के अंदर भी क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो ये आपकी स्किन को, आपके यूरिनरी ट्रैक को, आपके मतलब टीयर्स, आइज़ को, आपके माउथ को ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे बैक्टीरिया से बाय डिस्ट्रॉइंग देयर सेल वॉल, उनके सेल वॉल को तोड़ के। दैन उसके बाद जी आगे चलते हैं। और केमिकल जो सिक्रीट होता है वो क्या है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम जिसे पेप्सिन कहा जाता है, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, एंड म्यूकस। ये कहाँ पर सिक्रीट होता है, इन योर स्टमक। आपके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि ये सिक्रीशन पैदा करते हैं। आपने इसे डाइजेशन वाले चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा। ये क्या करते हैं, इनकी पीएच होती है बिटवीन 1.2 to 3। अब ये ड्यू टू कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, तो उसकी वजह से पीएच 1.2 से 3 तक होगी, और ये पीएच काफ़ी कम है। और किल मैनी माइक्रोब्स, ये कई माइक्रोब्स को मार देती है, और डिस्ट्रॉय मोस्ट टॉक्सिन, और ज़्यादातर जो जहर मतलब जहरीला मटेरियल होता है जो कि माइक्रोब्स पैदा करते हैं, या जो भी टॉक्सिक मटेरियल हम अपने अंदर लेके जाते हैं खाने के ज़रिए, ये ज़्यादातर को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बट मैनी एंट्रिक बैक्टीरिया बेटा वो जो कि इंटेस्टाइन के अंदर पाए जा सकते हैं, ठीक है, आर प्रोटेक्टेड बाय फूड पार्टिकल्स। उनके ऊपर फूड पार्टिकल्स की कोटिंग हो जाती है, और वो स्टमक से क्या होते हैं, बच जाते हैं। लेकिन एक और देखें तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी,
नाम से पता चल रहा होगा, पायलरी। हेलिकोबैक्टर पायलरी इज़ द प्रेजेंट इन योर स्टमक, ये स्टमक में मौजूद होंगे और ये क्या करेंगे, उस एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। मतलब ये ऐसी सिक्रीशन पैदा करेंगे जो कि बाहर वाले एसिड को न्यूट्रलाइज़ करेगा उस जगह पर जहाँ जहाँ ये मौजूद है। So they can neutralize the stomach acid and can grow in the stomach and causing gastritis and ulcer। ये gastritis और अल्सर वगैरह जैसी बीमारी करवा सकते हैं। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पायलरी। इसके बाद एक प्रोटीन है, ट्रांसपेरेंट प्रोटीन, जो कि आपके ब्लड प्लाज्मा में होते हैं और इसका बेसिक मकसद होता है लीवर से आयरन को बाइंड करना या स्मॉल इंटेस्टाइन से आयरन को बाइंड करना और बाइंड करके ले जाना कहाँ पर, बोन मैरो में, जहाँ पर रेड ब्लड सेल बन रहे हैं और हीमोग्लोबिन वगैरह सिंथेसाइज हो रही है, तो उधर आयरन को प्रोवाइड करना। लेकिन उसके अलावा ये वो प्रोटीन है जो कि इनहिबिट कर सकती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय रिड्यूसिंग अवेलेबल आयरन। ये आयरन की मिकदार को कम कर देंगे और इसके नतीजे में क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कम हो जाएगी। देन यहाँ तक बेटा आपके ये ना पूरा हो गया। ठीक है, केमिकल डिफेंस। उसके बाद ये थोड़ा सा ब्लड के बारे में इंट्रोडक्शन है जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा, जैसे ब्लड में सेल टाइप, सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर और उनके फंक्शन हैं। जैसे आपके पास एरिथ्रोसाइट्स हैं, 4.8 to 5.4 मिलियंस होते हैं पर क्यूबिक डेसीमीटर में और ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ज़्यादातर ऑक्सीजन लेकिन बहुत कम मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड भी। फिर उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स हैं, 5000 से 9000 होते हैं और फंक्शन इसके वेरियस होते हैं। मतलब वाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट सिर्फ एक टाइप के नहीं होते, कई टाइप्स के होते हैं। जैसे सबसे पहले ग्रैन्युलोसाइट्स आ जाते हैं, उनमें न्यूट्रोफिल्स, ये 70% होते हैं टोटल वाइट ब्लड सेल के और करते क्या हैं, फैगोसाइटोसिस, खा जाते हैं माइक्रोब्स को। उसके बाद कौन से आते हैं, बेसोफिल्स, ये 1% होते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन को। हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल है जो कि बाकी इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और मैसेज देगा कि यहाँ पे इन्फेक्शन है, इधर आ जाओ, जहाँ से ये पैदा हो रहा होगा। उसके बाद एसिनोफिल, ये टॉक्सिन पैदा करेंगे अगेंस्ट पैरासाइट और उन पैरासाइट के साथ ही फैगोसाइटोसिस भी कर सकते हैं। मतलब ये ऐसे केमिकल पैदा करेंगे जो कि उनके पैरासाइट की मेम्ब्रेन को फाड़ देंगे और उन्हें मार देंगे, तो उनके लिए टॉक्सिन काम करेंगे। फिर उसके बाद मोनोसाइट, मोनोसाइट बेटा ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आते हैं। ये 5% होते हैं टोटल वाइट ब्लड सेल्स के एंड दे परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, क्योंकि ये मैक्रोफेज में तब्दील हो जाते हैं जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आता है। मैक्रोफेज मतलब द सेल विच हैव लार्ज साइज एंड परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं। और प्लेटलेट्स हैं, ये 300,000 आलमोस्ट मौजूद होते हैं ब्लड में और ब्लड क्लॉटिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये देखें, इस डायग्राम से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे प्लाज्मा 55%, उसमें वाटर कितना है, उसमें आयंस कितने हैं, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं और सब्सटेंस कौन कौन से हैं। उस तरह फिर ये सेल टाइप हैं, एरिथ्रोसाइट, वाइट ब्लड सेल्स और उनके सारे आगे टाइप्स, प्लेटलेट्स। तो ये डायग्राम से आपको ये क्लियर होगी। अब प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट बना रहे हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस केमिकल बैरियर और मैकेनिकल बैरियर दोनों आपने कर लिए, जिसमें स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और उनकी सिक्रीशन वगैरह इन्वॉल्व थी। अब बेटा फ़र्ज़ करें जो पैथोजन है वो उन तमाम बैरियर को क्रॉस कर आया है और क्रॉस करने के बाद आप तक पहुंच गया, आपके टिश्यू में पहुंच गया है, तो फिर जो लाइन ऑफ डिफेंस चलेगा वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होगा। मिसाल के तौर पर फैगोसाइटोसिस। अब ये पहला मेथड है। ठीक है, फैगो का मतलब होता है ईटिंग एंड साइटोसिस मीन सेल, तो डैट वर्ड मीन सेल ईटिंग। देख रहे हैं, ड्राइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ईट एंड सेल। फैगोसाइटोसिस कैरिड आउट बाय वाइट ब्लड सेल्स, जैसे मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स एंड ऑक्सीजन भी क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। न्यूट्रोफिल प्रेडोमिनेटली अर्ली इन फंक्शन, जैसे ही आपको इन्फेक्शन होता है तो फौरी तौर पर न्यूट्रोफिल्स काम करते हैं। और जो मैक्रोफेज हैं ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 वॉन्डरिंग मैक्रोफेज, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में होते हैं और वहाँ से ये आते हैं इन्फेक्शन वाली साइट पर। और एक होते हैं फिक्स्ड माइक्रोफेज, जो कि आपके किसी न किसी टिश्यू में होते हैं, जैसे लीवर में, जैसे इंटेस्टाइन में, लंग्स में, नोड्स, लिम्फ नोड्स वगैरह में। तो ये फिक्स्ड माइक्रोफेज होते हैं जिन्हें हिस्टोसाइट्स कहा जाता है। एक फ्री माइक्रोफेज जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में होंगे और आएंगे इन्फेक्शन ऑफ साइट पर, और फिक्स्ड माइक्रोफेज जो ऑलरेडी वहाँ पर किसी ऑर्गन के साथ क्या होंगे, मौजूद होंगे। फिर
यहाँ पर फेगोसिटिक सेल हैं जिनका जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं। स्टेज ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहले होती है जी कीमोटैक्सिस। जब आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया दाखिल होता है या कोई टिश्यू डैमेज होता है तो नतीजे में केमिकल सिक्रीट करवाता है और उन केमिकल्स में हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, जो फेगोसाइटिक सेल होते हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि फेगोसाइट्स आर केमिकली अट्रैक्टेड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है वहाँ पर वो खींचे खींचे चले आएंगे। एंड एडहेरेंस, फिर उसके बाद वो जो फेगोसाइट्स हैं वो क्या करेंगे, जिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी पैथोजेंस की उनके साथ अटैच होंगे टू द सरफेस ऑफ पैथोजन। मतलब फेगोसाइट ने पैथोजेंस को अपने साथ क्या किया, जोड़ दिया। फिर उसके बाद एडहेरेंस के नतीजे में क्या होगा, वो इनहिबिट किया जाएगा बाय कैप्सूल। बाद बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल होते हैं वो इनहिबिट करते हैं, वो एडहियर नहीं होने देते। और एम प्रोटीन, कई बैक्टीरिया के ऊपर एम प्रोटीन होती हैं जो कि उन्हें क्या करती हैं, फेगोसिटिक सेल से बचाती हैं। शायद आपको याद हो, आपने बैक्टीरिया की सेल वॉल जब पढ़ी थी तो आपने सेल वॉल से पहले कैप्सूल और स्लाइम का जिक्र पढ़ा था। तो कैप्सूल वो एक स्टिकी सब्सटेंस जो कि पॉलीसेकेराइड पर मुश्तमिल है, उसके बारे में ये लिखा हुआ था कि वो फेगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करता है, यानी कि वो बैक्टीरिया जिसके ऊपर कैप्सूल होगा वो आपकी बॉडी में घुस जाए तो मैक्रोफेज उन्हें अपने ऊपर अटैच नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद एक टेक्निक है जिससे अटैचमेंट होती है, उसे कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। के बाद का जो पैथोजन वगैरह होते हैं वो उनकी कोटिंग होती है, यानी कि उनके ऊपर कोटिंग प्रोसेस चलता है और ऑप्सनिन नाम की प्रोटीन्स उसके गिर चिपक जाती हैं। मतलब एक बैक्टीरिया अंदर घुसा, उसकी सतह पर कई प्रोटीन्स चिपक गई। अब इन प्रोटीन्स के चिपकने से क्या हुआ कि वो पैथोजेंस जो कि एडहियर नहीं हो रहा मैक्रोफेज के साथ, वो भी क्या हो जाएगा, एडहियर हो जाएगा। अब ऑप्सनिन्स में एंटीबॉडीज़ भी आती हैं और कम्प्लीमेंट प्रोटीन भी आती हैं। अभी आपके पास ना एक फेगोसाइटिक प्रोसेस का तरीकाकार है। देखें, ये आपकी स्किन है, इस स्किन में ये कील सा लग गया है और कील के साथ देख सकते हैं जर्म्स हैं। ठीक है, ज़रा जूम करके देख लें। ठीक है, ये स्किन इंटैक्ट स्किन है, उस पर कील लगा, कील के साथ जर्म्स चले गए, पैथोजेंस चले गए और उन पैथोजेंस ने या स्किन ने क्या किए, केमिकल सिग्नल पैदा किए और स्किन में ब्लड कैपिलरीज में वो केमिकल सिग्नल क्या हुए, चले गए। उन केमिकल सिग्नल की वजह से ढेर सारे वाइट ब्लड सेल ब्लड कैपिलरीज में आए और जो कैपिलरी के अंदर पोर्स होते हैं उनसे स्क्वीज्ड होकर वो वाइट ब्लड सेल कहाँ पर पहुँच गए, इन्फेक्शन साइट पर। और जैसे वो इन्फेक्शन साइट पर पहुँचे हैं उन्होंने क्या किया, उन बैक्टीरिया को खाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं ये मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है और इन बैक्टीरिया को क्या किया जा रहा है, फेगोसाइटोज किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ, इन्फेक्शन। फिर क्या जनरेट हुआ, केमिकल सिग्नल। फिर क्या हुआ, माइक्रोफेज अट्रैक्ट हुए, इसे कहते हैं कीमोटैक्सिस। और फिर माइक्रोफेज ने आके उन बैक्टीरिया को अपने साथ जोड़ा और उनकी क्या कर दी, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, यानी कि फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की भी कुछ स्टेजेस हैं, जैसे वो इंजेस्ट किया जाएगा उसके बाद उसे मतलब इंजेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेगोसाइट्स की क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, प्रोजेक्शन को बाहर की तरफ उबार बनाएगी जिसे सीडोपोड कहते हैं, विच इनगल्फ द माइक्रोब, जो माइक्रोब को निगल जाएगा। एंड इज़ इनक्लोज्ड इन अ सैक कॉल्ड फाइगोसोम, और उस माइक्रोब को एक सैक में, एक वैक्यूल में पैक कर दिया जाएगा जिस वैक्यूल को फेगोसोम कहते हैं। जब आपने लाइजोसोम पढ़ा था तो उस दौरान फेगोसोम वगैरह के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फेगोसोम, ऑटोफेगोसोम, इस तरह। ये डायग्राम देखें, इसमें आप देख सकते हैं इस सेल ने ये दो उबार से बनाए हैं। ठीक है, ये दो उबार सीडोपोड्स हैं। ये सीडोपोड्स बाहर बढ़े हैं, ये माइक्रोब पार्टिकल अंदर गया है, इसने यहाँ से सील हो जाना है और फिर वो माइक्रोब एक वेजिकल में पैक होकर कहाँ पे चले जाना है, सेल के साइटोप्लाज्म में। देख रहे हैं, और जैसे ये पैक होकर सेल के साइटोप्लाज्म में पहुँचेगा इस फेगोसाइटिक वेजिकल को फेगोसोम कहा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डाइजेशन। इनसाइड द सेल फेगोसोम फ्यूज विद लाइसोसोम टू फॉर्म फेगोलाइसोसोम। मतलब जो पहला लाइसोसोम पैदा होता है उसे प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं और जब वो किसी फेगोसोम के साथ अटैच हो जाता है तो उसे फेगोलाइसोसोम या सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। जो लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं किल मोस्ट बैक्टीरिया विद इन 30 मिनट्स इंक्लूड, कहता है कि कई लाइसोसोम एंजाइम होते हैं वो बैक्टीरिया को मार देते हैं 30 मिनट्स में। और उन लाइसोसोम वो होते हैं जो कि सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन को। उन लाइसोसोम में लाइपेजेस और प्रोटीएजेस होती है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और उनमें आरएनएजेस और डीएनएजेस होते हैं जो कि उस बैक्टीरिया के आरएनए और डीएनए को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
आफ्टर डाइजेशन जो सॉल्युबल मटेरियल होता है उसे तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो अनडाइजेस्टेबल मटेरियल होता है रेजिडुअल बॉडी उसे क्या किया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। आप डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि फेगोसोम के साथ क्या हुआ, लाइसोसोम अटैच हुआ तो फेगोलाइसोसोम बन गया। फेगोलाइसोसोम ने उस बैक्टीरिया को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने के बाद जो सॉल्युबल मटेरियल था उसे एब्जॉर्ब कर दिया, और जो इनसॉल्युबल मटेरियल था या इनडाइजेस्टेबल मटेरियल था उसे क्या किया, बॉडी से बाहर निकाल दिया। ये बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो फ्यूज़ हुई है मेम्ब्रेन, और इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं एक्सोसाइटोसिस से मटेरियल बाहर चला गया है। ये सारा प्रोसीजर इस डायग्राम में इधर साइड पे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में, पहला स्टेप था फेगोसाइटोसिस, अब अगली चीज़ क्या है, इन्फ्लेमेशन। तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी टिश्यू में दाखिल हो जाएगा तो उसकी फेगोसाइटोसिस कर दी जाएगी, और वो फेगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स और ऑक्शनली एसिनोफिल करते हैं। लेकिन अभी जो चीज़ चलने लगी है वो है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ट्रिगर्ड बाय टिश्यू डैमेज ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन तब होती है जब वो जो टिश्यू डैमेज होता है वो कुछ काम करता है, यानी कि आपकी स्किन की कोई साइट इन्फेक्टेड हो गई है तो उसके नतीजे में टिश्यू एक रिस्पांस जनरेट करेगा, एंड दैट रिस्पांस विल बी कॉल्ड एज इन्फ्लेमेशन। उस रिस्पांस को इन्फ्लेमेशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको एक भीड़ ने काट लिया है, ठीक है, तो भीड़ का जो वेनम है वो आपकी स्किन में चला जाएगा, और स्किन में जाने के बाद वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन काज करवाएगा। आपके स्किन के सेल उस वेनम के रिस्पांस में क्या करेंगे, हिस्टामीन पैदा करेंगे, और हिस्टामीन की वजह से वहाँ से जगह स्वेल हो जाएगी, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से रेडनेस आएगी और हीट जनरेट होगी, और बाद औक़ात ईचिंग या पेन भी क्या होती है, शुरू हो जाती है। जैसे इन्फेक्शन में क्या होता है, हीट और वॉन्ड वगैरह बनते हैं। 4 मेजर सिम्टम है इन्फ्लेमेशन की। नंबर 1 रेडनेस, जगह का सुरख हो जाना। नंबर 2 पेन, वहाँ पर दर्द का होना। नंबर 3 हीट, सतह का गर्म हो जाना। नंबर 4 स्वेलिंग, ठीक है, सूज जाना। और नंबर 3 लॉस ऑफ फंक्शन, और बाद औक़ात इन्फ्लेमेशन के नतीजे में जो आर्गन होता है वो फंक्शन करना भी क्या करता है, बंद कर देता है। देन उसके बाद फंक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन करता क्या है, क्या ज़रूरत है उसकी भाई, वो डिस्ट्रॉय करेगा और रिमूव करेगा पैथोजेंस को। इफ़ डिस्ट्रक्शन इज़ नॉट पॉसिबल टू लिमिट द इफेक्ट ऑफ कन्फाइनिंग द पैथोजेंस एंड इट्स प्रोडक्ट। कहते हैं अगर फ़र्ज़ करें उस पैथोजन को मारा नहीं जा सका तो उसके एक्शन को लिमिटाइज़ कर दिया जाएगा, उसे एक हद से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देगी, और उसके जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके प्रोडक्शन को भी क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये रिपेयर कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है डैमेज टिश्यू को बाय पैथोजेंस एंड इट्स प्रोडक्ट्स। मतलब इसमें क्या होता है कि जो रिपेयर और रिप्लेस होती है, जो मतलब जो डैमेज टिश्यू डैमेज हुआ होता है पैथोजन और उसके प्रोडक्ट्स की वजह से, उसे रिप्लेस यानी कि उसकी जगह पर नया टिश्यू ला सकता है, या फिर उसे रिपेयर भी कर सकता है। तो आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि टिश्यू को रिप्लेस कर दिया पैथोजन से, नहीं, टिश्यू डैमेज हुआ है पैथोजन से और उनके प्रोडक्ट से, ठीक है, तो वो जो डैमेज टिश्यू है उसे रिप्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इसमें जी वेजोडाइलेशन स्टेज आ जाती है पहली, फिर फेगोसाइट्स, माइग्रेशन, मार्जिनेशन आ जाती है, फिर उसके बाद टिश्यू रिपेयर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, पहला स्टेप क्या है, वेजोडाइलेशन। वेजो ब्लड वेसल्स यानी कि कैपिलरी, डायलेशन उनका डायलेट होना। इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इज़ ट्रिगर्ड बाय केमिकल विच इज़ रिलीज्ड बाय द डैमेज सेल। अब डैमेज सेल जो केमिकल पैदा करते हैं वो वहीं पर मौजूद ब्लड वेसल के डायमीटर को बढ़ा देते हैं। मतलब कैपिलरी है तो उसका डायमीटर बढ़ गया, इससे क्या होगा, उसकी जो कैपिलरी की वॉल है जो कि सिंगल लेयर थिक है, उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बढ़ जाएगी, और वह कैपिलरी की वॉल जो होगी वो मोर परमिएबल हो जाएगी। अच्छा, वो केमिकल कौन से हैं जो ये काम करवा सकते हैं, जैसे हिस्टामीन, ठीक है, काइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्रीन्स, ऑल दीज आर केमिकल मैसेंजर्स। ये सारे के सारे केमिकल मैसेंजर्स हैं जो कि सेल से पैदा होते हैं और किसी मखसूस सेल के पास जाते हैं और उसे स्टिमुलेट करते हैं कि वो वहाँ पर आ जाए। ठीक है, हिस्टामीन का नाम आपने बहुत कॉमन सुना होगा। आपको भेड़, मच्छर या कुछ भी काटे तो जो स्वेलिंग और ईचिंग होती है वो हिस्टामीन की वजह से होती है, और बाद औक़ात बंदे उसके स्वेलिंग को कम करने के लिए इंजेक्शन लगवाते हैं, और वो जो इंजेक्शन होता है वो एंटी हिस्टामीन का होता है। तो पहला काम क्या है, जैसे ही आपको इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पर मौजूद ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, डायलेट करेंगी और फूल जाएंगी, और उनकी वजह से वो जगह रेडिश हो जाएगी, और वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग वगैरह भी होने का इम्कान है। फिर उसके बाद फेगोसाइट माइग्रेशन और मार्जिनेशन होगी। मार्जिनेशन से मुराद क्या है, इस प्रोसेस जिसमें जो फेगोसाइट होते हैं ये स्टिक होते हैं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल के साथ,
फिर उसके बाद डायापोडेसिस होती है, यानी कि जो फैगोसाइट्स होते हैं वो स्क्वीज़ करते हैं बिटवीन द एंडोथेलियम सेल ऑफ ब्लड वेसल। वो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम सेल में चले जाते हैं, मतलब उसके बीच में जो स्पेस होती है वहाँ से निकल कर टिश्यू में, सराउंडिंग टिश्यू में आने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। अब ये डायग्राम देखें, ये एक स्किन दिखाई गई है, इंटैक्ट स्किन। ये नाइफ़ दिखाया गया है जिसके ऊपर बैक्टीरिया उसने इसे ज़ख्म किया है। डर्मस डैमेज हो गया है, एपिडर्मस भी डैमेज हो गया है, डर्मस भी डैमेज हो गया है, ब्लड वेसल्स भी डैमेज हुई होंगी। तो यहाँ पर जो टिश्यू ये डैमेज हुआ है, ये क्या पैदा करेगा? केमिकल्स। पहला जी टिश्यू डैमेज हुआ, फिर उसके बाद डैमेज टिश्यू ने क्या किया? केमिकल्स पैदा किए, सच एज़ हिस्टामीन, काइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, लिकोट्रीन्स। इन्होंने क्या किया? वहाँ पर ब्लू डॉट्स की सूरत में उन केमिकल्स को यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है। इन केमिकल्स ने क्या किया है? स्टिमुलेट करना है वाइट ब्लड सेल्स को कि वो वहाँ पर आएँ और उस इन्फेक्शन को क्या करें? ख़त्म करें। ठीक है जी। उसके बाद जी बात करते हैं वेज़ोडाइलेशन की, के साथ ही ब्लड क्लॉट भी यहाँ पर बन जाएगा और अब्सेस ऑफ स्टार्ट्स, और यहाँ पर वाइट कलर का मटेरियल येलो एरिया बनने लग पड़ेगा, यानी कि टिश्यू डैमेज, स्वेलिंग करने लग पड़ेगा। और नतीजे में क्या होगा? जो ब्लड वेसल्स हैं वो थिक हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, इस एरिया को देखें, यहाँ वाली ब्लड वेसल्स को देखें और इस ऊपर वाले हिस्से की ब्लड वेसल को कंपेयर करें। मतलब ये जो स्किन अभी ठीक है, उसकी ये ब्लड वेसल बिल्कुल बारीक बारीक हैं, और अगर इसे गौर से देखेंगे तो इसकी ब्लड वेसल्स क्या होंगी? काफ़ी मोटी होगी। इन ब्लड वेसल को मोटा करने का काम इन केमिकल्स का है, ये जो केमिकल्स क्रिएट किए हैं डैमेज टिश्यू ने। फिर जैसी ब्लड वेसल डायलेट करेंगी, खुली होंगी, तो नतीजे में क्या होगा? वो जो केमिकल है वो अट्रैक्ट करेगा इन मैक्रोफेजेस को। देखें मैक्रोफेज क्या हुआ है? ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम है, यानी कि ये जो एंडोथेलियम है, ये देख रहे हैं, ये एंडोथेलियम, ये दीवारें आपको पता है जो कैपिलरी है वो एक ही लेयर पर मुश्तमिल है, उसे एंडोथेलियम कहते हैं। उसके साथ ये फेजेस क्या हुए हैं? चिपक गए हैं। इन फेजेस के यहाँ पर चिपक जाना मार्जिनेशन कहलाता है, यानी कि मार्जिनेशन हुई है, फैगोसाइट स्टिक हो गए हैं एंडोथेलियम यानी कि वॉल ऑफ द ब्लड वेसल के साथ। फिर उसके बाद देखें ज़रा गौर से, ये छोटा सा पीस ऐसा लगता है, छोटा सा डॉट एंडोथेलियम के बीच में जा रहा है, ठीक है। और फिर बीच में जाने के बाद उसने दूसरी साइड पर ये निकलना शुरू हो गया है। ये तरीकाकार ऐसा है कि ये थोड़ा सा हिस्सा दूसरी साइड पर निकालते हैं और फिर अपना साइटोप्लाज्म उसमें छोटा सा ब्रिज बन जाता है, उस ब्रिज के जरिए साइटोप्लाज्म दूसरी तरफ भेजना शुरू करते हैं। होता क्या, दूसरी जन्म सेल बड़ा होता जाता है और पिछली जन्म सेल क्या होता जाता है? छोटा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेल क्या होता है? ये बाहर आ जाता है। ये इमाइग्रेशन है, और इसमें क्या होगा? फैगोसाइट्स स्क्वीज़ होगा बिटवीन द एंडोथेलियम सेल, और इस अमल को डायापोडेसिस भी कहा जाएगा। इसमें देखें, वो जो वाइट ब्लड सेल है वो मैक्रोफेजेस हैं, मोनोसाइट वगैरह, वो बाहर आ जाएंगे टिश्यू में, और जैसे टिश्यू में पहुंचेंगे, ये आगे ये मैक्रोफेज और ये न्यूट्रोफिल्स जैसे ही पहुंचेंगे, ये इन बैक्टीरिया की एंडोसाइटोसिस करने लग पड़ेंगे। यानी कि जो यहाँ पर ये बैक्टीरिया मौजूद हैं, ठीक है, ये जो इधर दिखाए गए थे ये लाइट से, ठीक है, वो बैक्टीरिया यहाँ पर थोड़े बड़े करके दिखाए गए हैं। उन बैक्टीरिया की ये देखो एंडोसाइटोसिस हो रही है, और उन बैक्टीरिया को या जर्म्स को ये खा देंगे, वहाँ से ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद लास्ट पे क्या होगा आप देख सकते हैं, वो एपिडर्मस और डर्मस दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। तो एक ब्लड क्लॉट बनेगा जो कि जल्द की दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ देगा और रीजनरेट करेगा एपिडर्मस को, पेरेन्काइमा को, और रीजनरेट करेगा किसको? डर्मस को। ठीक है, देखें ज़रा, फैगोसाइट्स आर अट्रैक्टेड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन की साइट पे पहुंचेंगे कीमोटैक्सिस के ज़रिए, और फैगोसाइट क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे माइक्रोब्स को, एज़ वेल एज़ डेड और डैमेज होस्ट सेल को भी, और टिश्यू रिपेयर क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा इन्फ्लेमेशन में फिर रिपीट करता हूँ एक दफ़ा, क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ होती है वो आपके टिश्यू को डैमेज करती है, लाइक नाइफ़ और कील, वो डैमेज करेगा और वहाँ पर बैक्टीरिया डाल देगा, और जैसे बैक्टीरिया आपकी डैमेज स्किन में जाएगा तो डैमेज स्किन या डैमेज टिश्यू के सेल जो से हैं वो केमिकल पैदा करेंगे जिनका नाम हिस्टामीन, काइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, इस तरह के लिकोट्रीन्स लाइक के केमिकल्स होंगे। ये केमिकल्स क्या करेंगे? ये आपके ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये आपके जो वाइट ब्लड सेल हैं जैसे न्यूट्रोफिल हैं और मोनोसाइट हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे कि वो उस जगह पर जहाँ पर भी ब्लड में उस जगह पर पहुँचना शुरू कर दें। तो जैसे वो मैक्रोफेज और वो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर पहुँचेंगे तो जो ब्लड वेसल हैं यानी कि कैपिलरी हैं उनकी दीवारों के साथ चिपकना शुरू करेंगे। इस अमल को मार्जिनेशन कहा जाएगा। फिर उन ब्लड वेसल्स में यानी कि एंडोथेलियम में जो गैप है उसमें थोड़ा सा सेल अंदर दाखिल होगा और फिर
थोड़ा सा सेल आगे चला जाएगा, सेल के दोनों तरफ मेम्ब्रेन के हिस्से होंगे, तो दूसरी तरफ वो साइटोप्लाज्म शिफ्ट होगा, तो ऐसा ऐसा जो वॉल है कैपिलरी की, उसकी दोनों जानब दूसरी जानब सेल बड़ा होता जाएगा और पिछली जानब क्या होता जाएगा, छोटा। इस तरह से सेल कैपिलरी से निकल के कहाँ पर आ जाएगा, डैमेज टिश्यू में। और वो सेल जैसे न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स डैमेज टिश्यू में पहुँचेंगे, साथ ही वो तब्दील हो जाएंगे किस में, मैक्रोफेज में, और वहाँ पर वो डैमेज टिश्यू को की सेलों को भी खा जाएंगे और बैक्टीरिया वगैरह को भी क्या करेंगे, खा जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, कोलेजन फाइबर्स बनेंगे, ब्लड क्लॉटिंग होगी, वो डैमेज स्किन है वो आपस में जुड़ेगी, और जैसे ब्लड क्लॉटिंग होती जाएगी कोलेजन फाइबर्स आके टिश्यू को रिपेयर करेंगे, और जहाँ से आपको छुरी वगैरह का कट लगा होगा वो जो जगह वहाँ से ब्लड से क्या हो जाएगा, सील हो जाएगा। और कुछ दिनों बाद वो एक स्कैब सा रह जाएगा, और नीचे से वो जो मतलब छिलका सा होगा वो उतरेगा सुर्ख रंग का, काले से रंग का, और नीचे स्किन क्या होगी, रिपेयर हो चुकी होगी। तो ये बेटा काम क्या कहलाता है, इन्फ्लेमेशन कहलाता है। आगे जी नेक्स्ट देखें, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, ये भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, एंटी माइक्रोबियल यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हैं। इसमें कम्प्लीमेंट सिस्टम आ जाता है। लार्ज ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन जो कि प्लाज्मा के अंदर होती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं इन द लाइसिस ऑफ फॉरेन सेल्स, इन्फ्लेमेशन काज करवाने में या फैगोसाइटोसिस करवाने में। दो मैकेनिज़्म हैं, ठीक है, कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के। नंबर 1 इज़ क्लासिकल पाथवे जो इनिशिएट होता है इम्यून रिएक्शन यानी कि एंटीबॉडी से, और नंबर 2 अल्टरनेट पाथवे जो कि इनिशिएट होता है डायरेक्टली, यानी कि डायरेक्टली प्रोटीन या तो अपना कम्प्लीमेंट बना लेती हैं और सेल को डैमेज करना शुरू कर देती हैं बैक्टीरिया के, या तो उन सेलों के ऊपर पहले जाके एंटीबॉडीज़ जुड़ती हैं और फिर वो अपना काम शुरू करती हैं। ठीक है, जैसे भी हो, कम्प्लीमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके बीच में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, कुछ प्रोटीन इकट्ठी होती हैं और एक प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बनाती हैं, जिसके नतीजे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या तो फैगोसाइटोसिस हो जाती है, या तो नेचुरल किलर सेल आके मार देते हैं, या तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन को लीक कर दिया जाता है, जिससे वो कुछ भी करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है। बोथ पाथवे क्लीव अ कम्प्लीमेंट प्रोटीन कॉल्ड C3। कोई भी पाथवे होगा यानी कि कम्प्लीमेंट प्रोटीन या तो खुद एक्टिवेट हो जाए या जैसे भी हो जाए, वो एक C3 नाम की प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे, जो कि सीरीज़ ऑफ इवेंट, कई इवेंट्स को क्या कर सकती है, आगे चला सकती है। जैसे आपके पास ये डायग्राम है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसकी मेम्ब्रेन होगी, ये पैथोजन की है। ये जो छोटे छोटे पीले रंग के डॉट हैं ये क्या हैं, एंटीजन है, और उनके ऊपर ये सबज़ वाई रंग की जो वाई की तरह की प्रोटीन है वो क्या है, एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज़ के ऊपर देखें आपके पहली प्रोटीन आके जुड़ गया जिसका नाम क्या है, C1। इस C1 ने क्या करना है, आगे प्रोटीन को एक्टिवेट करना है जिसका नाम C2 और C4 है। जैसी C1 C2 और C4 से अट्रैक्ट करेगी तो C2 टूटेगी और बनाएगी C2A एक छोटा पोर्शन और C2B दूसरा छोटा पोर्शन। इसी तरह C4 टूटेगी तो बनाएगी C4A एक छोटा पोर्शन और C4B दूसरा छोटा पोर्शन। ठीक है, अब होगा क्या, C2 से C2B, C4 से C4B, ये आपस में जुड़ के एक नया कम्प्लीमेंट बना देंगी, और ये कम्प्लीमेंट एक्टिवेट करेंगी किसको, C3 को। C3 फिर दो टुकड़ों में टूट जाएगी, एक C3A होगा और एक C3B होगा। तो बेटा जो C3A है ये आगे किसी इम्यून रिस्पांस को स्टिमुलेट करेगा, और जो C3B है ये आगे कॉम्प्लीमेंट को क्या करेगा, चलाएगा। तो देखें नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं क्लासिकल पाथवे में क्या हुआ, पहले एंटीबॉडीज़ जुड़ी, ठीक है, और उसके ऊपर C1 C2 C4 जुड़े। C1 पहले जुड़ेगा जो तोड़ेगा C2 को और C4 को, फिर C2 और C4 क्या करेंगे, C2B और C4B आपस में मिलकर एक्टिवेट करेंगे C3 को। ये देखें नीचे आ रहा है C3 एक्टिवेट हो गया। अब जैसे C3 एक्टिवेट होगा तो नतीजे में क्या होगा, C3A साहब चले जाएंगे ब्लड वेसल में और आगे से मैक्रोफेजेस को बुलाएंगे और इन्फ्लेमेशन काज करवाएंगे। आप ये देख सकते हैं C3A ने क्या किया, इन्फ्लेमेशन काज करवाई। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ब्लड वेसल की परमेबिलिटी में, कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन होती है फैगोसाइट्स को, और फैगोसाइट्स आकर वहाँ पर उस जम को क्या करते हैं, खा जाते हैं, जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट बना है। और C3B क्या करेगा, ये जाके उस जम्स के ऊपर जुड़ा रहेगा और जो मैक्रोफेजेस हैं उन्हें अट्रैक्ट करवाएगा और उस जो जम्स हैं उन्हें मैक्रोफेज की सतह पर जोड़ देगा और फैगोसाइटोसिस करवा देगा। और इस तरह C3 क्या कर रहा है, जम्स की कोटिंग कर रहा है, और इस अमल को क्या कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। लेकिन साथ ही C3B एक्टिवेट कर सकता है C5 को। C5 टूट सकता है C5A में
जो कि आगे वही काम करवाएगा इन्फ्लेमेशन, और C5b में जो आगे एक्टिवेट करेगा C6 को, C7 को, C8 को, C9 को। अब इन सारी प्रोटीन को इसी तरह नंबर ही दिया जाता है, और C का मतलब होता है कम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन को नंबर दिया जा रहा है, पूरी फैमिली है कम्प्लीमेंट प्रोटीन की। तो C5b ने एक्टिवेट किया किसको? C6 को। C6 ने जोड़ा अपने साथ किसको? C7 को। C7 ने C8 को, और C8 ने C9 को, और ये पूरा एक कम्प्लीमेंट बन गया। और इस कम्प्लीमेंट ने क्या किया? साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस में क्या होगा? लॉस ऑफ सेलुलर कंटेंट थ्रू ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल। जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक चैनल सा बन जाएगा, प्रोटीन दंसेंगी तो सुराख सा एक चैनल बन जाएगा, उससे साइटोप्लाज्म निकल के क्या होगा? बाहर निकल आएगा। तो इस तरह सेल क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय। और इस अमल को क्या कहा जाएगा? साइटोलाइसिस। लेकिन दूसरी तरफ अल्टरनेट पाथवे कौन सा होता है? अल्टरनेट पाथवे में जो C3 होती है वो डायरेक्ट जुड़ जाती है इसके ऊपर, सेल वॉल ऑफ पॉलीसेकेराइड पर, और C3b जो सर्कुलेट कर रही होती है सीरम पे वो इधर आके जुड़ती है, और अपने साथ जोड़ती है फैक्टर B को, फैक्टर D को, फैक्टर P को। और ये सब क्या करती हैं? उस पैथोजन के साथ आगे वही काम शुरू करवाती हैं जो इधर हो रहा है। ठीक है, देखें C3, अब ये C3 जैसी उधर एक्टिवेट होगी तो वो इन्फ्लेमेशन भी करवा सकती है, वो ऑप्सोनाइजेशन भी करवा सकती है, और वो साइटोलाइसिस करवा सकती है। मेन बेटा जो चीज़ समझने वाली है वो है साइटोलाइसिस। तो इन्फ्लेमेशन का इतना समझ लें, जैसे पहले पूरे इन्फ्लेमेशन हुआ था तो उधर कोई केमिकल इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट करता है, तो यहाँ पर C3a स्टिमुलेट कर रहा है। और ऑप्सोनाइजेशन में C3b बैक्टीरिया के ऊपर कोट हो रही हैं, और इसकी कोटिंग की वजह से बैक्टीरिया अटैच हो रहा है मैक्रोफेज से, तो इस अमल को क्या कहा जाएगा? ऑप्सोनाइजेशन। और प्रॉपर कम्प्लीमेंट सिस्टम में C3b एक्टिवेट करता है C5 को। C5 में C5 टूट जाता है दो हिस्सों में। एक्टिवेट होने का मतलब कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन का टूट कर छोटे एक्टिव पार्ट में तब्दील हो जाना, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो C5 टूट के C3a ये भी इन्फ्लेमेशन करवाएगा, लेकिन C5a इन्फ्लेमेशन करवाएगा, और C5b आगे ये पूरा कॉम्प्लीमेंट चलाएगी, और इस कॉम्प्लीमेंट के नतीजे में क्या होगी? साइटोलाइसिस। ज़रा साइटोलाइसिस को चेक करें। साइटोलाइसिस देखें, ये कुछ है, मैं इसे बाद में दिखाता हूँ, ये बल्कि वही जो अभी पढ़ा है आपने। ठीक है, कि जी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन साइटोलाइसिस करवा सकता है, जिसमें मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये प्रोड्यूस करता है लेयन सुराख को इन द माइक्रोबियल मेम्ब्रेन, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी मेम्ब्रेन के ज़रिए साइटोप्लाज्म बाहर आना शुरू कर देता है। दूसरा क्या होता है? इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C3a, ये ट्रिगर करेगी हिस्टामिन की प्रोडक्शन को, जो इंक्रीज़ करेगी वैस्कुलर परमेबिलिटी को, और इन्फ्लेमेशन क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह साथ ऑप्सोनाइजेशन C3b क्या करेगी? माइक्रोबियल सरफेस पे जुड़ेगी और प्रमोट करेगी किसको? फैगोसाइटोसिस को। ठीक है, उसके बाद इन एक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट रेगुलर प्रोटीन लिमिट्स डैमेज टू द होस्ट सेल दैट में बी कॉज बाय कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट क्या करती है कि जो बैक्टीरिया वगैरह ने केमिकल पैदा किए होते हैं जो होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो उनकी भी एक्टिविटी को क्या करती है? इनहिबिट करती है, इनएक्टिवेट करती है। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट सिस्टम साइटोलाइसिस को एक्टिवेट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन को करवा रहा है, ऑप्सोनाइजेशन को करवा रहा है, और इनएक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट करवा रहा है। ठीक है, आगे देखें ज़रा, ये वही मैकेनिज्म रिपीट हो रहा है। अब देखें साइटोलाइसिस। साइटोलाइसिस में क्या हुआ? ये देखिए, ये मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, उसके ऊपर जुड़ गई एंटीजिन। ये जो पीले से रंग की है ये है एंटीजिन, नज़र आ रहा है आपको? ये एंटीजिन है। एंटीजिन के ऊपर जुड़ गई हैं एंटीबॉडीज़। जैसी एंटीबॉडीज़ जुड़ी हैं उनके ऊपर आगे जुड़ गया है C1a। ठीक है, C1 प्रोटीन। C1 प्रोटीन ने अपने साथ दूसरी कम्प्लीमेंट प्रोटीन को भी ला के क्या किया? जोड़ दिया है। अब ये दूसरी कम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या की हैं? गई हैं वापस मेम्ब्रेन पर, और उन्होंने क्या किया? मेम्ब्रेन पे अटैक कर दिया है, और मेम्ब्रेन पर अटैक करके उन्होंने एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना दिया। ये देखिए चैनल बन गया है। अब इस चैनल से क्या होगा? जो साइटोप्लाज्म के अंदर वाला मटीरियल होगा वो उधर से बाहर आना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो बैक्टीरिया का सेल है वो आहिस्ता सा लीक होने लग पड़ेगा, लीकेज होगी। इस तरह के कई चैनल होंगे जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर बनाए जाएंगे, और आहिस्ता सा बैक्टीरिया का सारा साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा, और इस अमल को क्या कहा जाएगा? साइटोलाइसिस। ठीक है बेटा। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन में कम्प्लीमेंट के बाद इंटरफेरॉन प्रोटीन आती हैं। दीज आर बेसिकली एंटी वायरल प्रोटीन दैट इंटरफेयर विद द वायरल मल्टीप्लिकेशन। ये वायरस की जो डिवीजन होती है उसे क्या करता है? रोकता है। स्मॉल प्रोटीन है जो कि 1500 से 15,000 से 30,000 किलो डाल्टन साइज़ की होती है। हीट स्टेबल होती है एंड रेजिस्टेंट टू लो पीएच पे भी इसका कख नहीं बिगड़ता, और इम्पोर्ट इन एक्यूट एंड शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन। और ये इंपॉर्टेंट होती है छोटे और शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन के लिए, जैसे कह लें कि फ्लू वगैरह होता है, इस वगैरह के जो इन्फेक्शन होते हैं उनमें इंटरफेरॉन प्रोटीन बड़ा काम करते हैं। बट हैव नो इफेक्ट ऑन इन्फेक्टेड सेल। लेकिन वो सेल जिसमें वायरस घुस गया उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं होता।
जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि कोविड वायरस किसी सेल के अंदर जाएगा और फिर वो सेल से इंटरफेरॉन प्रोटीन को पैदा करवाएगा। ये इंटरफेरॉन प्रोटीन ये कर सकता है कि मज़ीद कोई कोविड वायरस और सेलों को अटैक ना करे, लेकिन जो सेल अटैक हो गया है उसके अंदर वो कोविड वायरस रहेगा और उस सेल को मल्टीप्लाई करेगा और अपनी आबादी बढ़ाता जाएगा। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं बट नॉट वायरस स्पेसिफिक, मतलब इंटरफेरॉन प्रोटीन सेल पैदा करते हैं, होस्ट के सेल, और ये अटैक करते हैं अगले होस्ट के सेलों को, लेकिन वायरस को नहीं करते। ठीक है। इंटरफेरॉन अल्फ़ा और बीटा प्रोड्यूस बाय वायरस इन्फेक्शन सेल, ये अल्फ़ा और बीटा दोनों वायरस इन्फेक्शन, वो सेल जिसके अंदर वायरस घुस गया है वो पैदा करेगा, एंड डिफ्यूज़ टू नेबर सेल में चले जाएंगे, एंड कॉज अनइन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस एंटीवायरल प्रोटीन, कि वो सेल जो कि अभी इन्फेक्ट नहीं ना हुआ वो एंटीवायरल प्रोटीन बनाए और वायरस को अपने अंदर घुसने से क्या करे, रोक दे। फिर एक इंटरफेरॉन गैमा होता है, ये प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट, इसे लिम्फोसाइट बनाते हैं, एंड दैट कॉज न्यूट्रोफिल्स टू किल बैक्टीरिया। लिम्फोसाइट इस इंटरफेरॉन को बनाते हैं, ये जाता है किसके पास, उनके पास न्यूट्रोफिल्स के पास। लिम्फोसाइट बेटा बी और टी लिम्फोसाइट हैं, और न्यूट्रोफिल्स क्या हैं, वो अलग से वाइट ब्लड सेल हैं, उन्हें ये क्या करता है, तब्दील कर देता है फेगोसाइटिक सेल में, और वो बैक्टीरिया को आके क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो बेटा यहाँ तक ये काम था, कम्प्लीमेंट सिस्टम, इंटरफेरॉन प्रोटीन, ठीक है, ये एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक है जी। इस लेक्चर को बेटा देखें और साथ ही मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो इसको 1-2 दफ़ा देखें तो आपका ये जो इम्यूनिटी वाला टॉपिक है उसमें नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस जो होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।